दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया बार एग्जाम के बारे में। अगर आप भी एक एडवोकेट बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आपने एआईबी अर्थात ऑल इंडिया बार एग्जाम के बारे में ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या होगा कि अगर आपने 2 साल के अंदर ऑल इंडिया बार एग्जाम की परीक्षा को पास नहीं किया, आपका एडवोकेसी का जो रजिस्ट्रेशन मिला है वो कैंसिल होगा या फिर नहीं। आज इसी टॉपिक को बहुत डिटेल से जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम ऑल इंडिया बार एग्जाम। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जाम को कौन कैंडिडेट दे सकते हैं। तो दोस्तों जिस कैंडिडेट की एलएलबी की परीक्षा कंप्लीट हो चुकी है और उसने अपना रजिस्ट्रेशन राज्य की बार काउंसिल के अंदर एज एन एडवोकेट करा लिया है, तो वो कैंडिडेट क्या कर सकता है, ऑल इंडिया बार एग्जाम को दे सकता है। वहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कुछ कैंडिडेट अब की बार ऐसे भी चुने गए हैं जो कि लॉ के स्टूडेंट हैं, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, अपनी एलएलबी कर रहे हैं और उनका अभी फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर एलएलबी की परीक्षा 2 प्रकार से की जाती है, या तो वह 3 साल वाली एलएलबी कर रहा होगा या फिर 5 साल वाली एलएलबी कर रहा होगा। तो कोई भी कैंडिडेट अगर 3 साल वाली या फिर 5 साल वाली एलएलबी के फाइनल सेमेस्टर में है, फाइनल सेमेस्टर का मतलब क्या हुआ कि 3 साल वाला तो होना चाहिए 6th सेमेस्टर में और 5 साल वाला कौन से सेमेस्टर में होना चाहिए, 10th सेमेस्टर में, तो वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि आपकी पिछले सेमेस्टर में किसी में भी बैक नहीं आनी चाहिए, यानी कि आपके सारे सेमेस्टर क्लियर होने चाहिए। 3 ईयर वाले का क्या है कि वो 6 सेमेस्टर में तो होना चाहिए, लेकिन उसके 1 से लेकर 5 सेमेस्टर तक सभी सेमेस्टर क्लियर हों, उसमें किसी में भी वो फेल ना हो। ऐसे ही अगर कोई कैंडिडेट 10th सेमेस्टर में है और उसके 1 से लेकर 9 सेमेस्टर तक सभी के सभी सेमेस्टर क्लियर हैं, तो वो कैंडिडेट क्या कर सकता है, ऑल इंडिया बार एग्जाम को दे सकता है। लेकिन वहीं पर कुछ कैंडिडेट दोस्तों ऐसे भी हैं जिन्होंने एलएलबी की डिग्री तो कंप्लीट कर ली, लेकिन उनके पास अभी तक उनकी डिग्री नहीं आई, यानी कि इससे एक अगली स्टेज के व्यक्ति हैं ये, क्योंकि ये तो क्या है, अभी स्टूडेंट हैं लेकिन इन्होंने अपनी एलएलबी कंप्लीट कर ली, लेकिन इनके पास में अभी तक इनकी डिग्री नहीं आई। तो ये कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जाम को दे सकते हैं। या फिर कोई कैंडिडेट ऐसा है उसके पास डिग्री भी आ गई, लेकिन डिग्री आने के बाद उसका अभी तक किसी भी राज्य की बार काउंसिल के अंदर इनरोलमेंट नहीं हुआ, या तो हो सकता है उसने अपने डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए भेज रखे हों या फिर अभी तक डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं भेजा। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि उसने अभी तक अपना इनरोलमेंट राज्य की बार काउंसिल के अंदर नहीं कराया। तो ये 3 प्रकार की कैटेगरी हैं जो क्या कर सकते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जाम को दे सकते हैं। समझ आया? अब इस बात की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो दोस्तों इस बात की जानकारी हमें प्राप्त होती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एक नोटिफिकेशन से, जिसमें बताया गया है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर ऑल इंडिया बार एग्जाम 19, यानी कि जो एआईबी 19 का अभी एग्जाम हुआ है उसके लिए क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा। तो इसमें बताया गया है फाइनल सेमेस्टर लॉ स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, अपना एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि वो विदाउट बैकलॉग हो, या फिर कोई लॉ ग्रेजुएट जो कंप्लीट कर चुका है अपनी एलएलबी की पढ़ाई, लेकिन उसने अभी तक ऑब्टेन नहीं की, प्राप्त नहीं की अपनी डिग्री। या फिर कोई ऐसा हो सकता है कि उसने डिग्री तो प्राप्त कर ली लेकिन वो इनरोल्ड नहीं हुआ एनी स्टेट बार काउंसिल, किसी भी बार काउंसिल के साथ में। या फिर कोई तीसरा कैंडिडेट एक और है दोस्तों, वो लॉ ग्रेजुएट भी है, उसने डिग्री भी प्राप्त कर ली और उसने दोस्तों अपना इनरोलमेंट भी करा लिया, लेकिन उसने अपना इनरोलमेंट है दोस्तों वो सरेंडर कर दिया, किसको, बार काउंसिल को, स्टेट बार काउंसिल को। किस कारण से, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसा कैंडिडेट भी क्या कर सकता है दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जाम को दे सकता है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि ऑल इंडिया बार एग्जाम की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या क्या है, कौन कैंडिडेट उसको दे सकता है। अब हम बात करते हैं इस फर्स्ट कैटेगरी के बारे में दोस्तों, जिन्होंने अपना ऑल इंडिया बार एग्जाम दिया था और उनका किसी कारणवश ऑल इंडिया बार एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। तो इस प्रकार जो स्टेट बार काउंसिल ने उनको एज एन एडवोकेट जो रजिस्ट्रेशन दिया था, इनरोलमेंट किया था, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप राज्य की बार काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड होते हो तो आपको कुछ इस प्रकार का एक कार्ड दिया जाता है और साथ में एक सर्टिफिकेट मिलता है। अब इसमें दोस्तों ध्यान देने की बात यह है कि जैसे ही आपको राज्य की बार काउंसिल के अंदर
इनरोल किया जाता है तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का नंबर देखने को मिलेगा। यूपी यानी कि जिस भी राज्य की बार काउंसिल के अंदर आप इनरोल होगे। आगे लिखा है पी यानी कि प्रोविजनल यानी कि टेम्परेरी रूप से है। और आगे दोस्तों सर्टिफिकेट नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है और उसके आगे दोस्तों ईयर है। यानी कि 2023 में मेरा इनरोलमेंट हुआ और मेरा इनरोलमेंट नंबर ये है। पी फॉर प्रोविजनल यानी कि टेम्परेरी रूप से है। टेम्परेरी रूप से क्यों है वो भी बताऊंगा। और कहाँ पर हुआ है रजिस्टर्ड, यूपी के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, राज्य की बार काउंसिल ने मुझे एनरोलमेंट नंबर दिया और नाम के साथ में दोस्तों यहाँ पर क्या लिख दिया, एडवोकेट। यानी कि अब आप क्या बन गए हो, एडवोकेट बन गए हो। इससे पहले क्या था, मैं लॉयर था। थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि जिन भी कैंडिडेट की एलएलबी की डिग्री कंप्लीट होती है वो क्या बनते हैं दोस्तों, एलएलबी की डिग्री कंप्लीट करने के बाद में वकील बनते हैं, यानी कि लॉयर कहलाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर कोई लॉयर अपना रजिस्ट्रेशन स्टेट बार काउंसिल के अंदर करा लेता है तो स्टेट बार काउंसिल उसको इनरोलमेंट नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर देती है। और जैसे ही उस कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ राज्य के बार काउंसिल के अंदर, वो उसी दिन वकील से क्या बन गया, अधिवक्ता बन गया, अर्थात एक एडवोकेट बन गया, अर्थात एक एडवोकेट बन गया। तो ये बेसिक डिफरेंस है लॉयर एंड एडवोकेट्स का। लॉयर को हिंदी में वकील कहते हैं और एडवोकेट को हिंदी में अधिवक्ता कहते हैं। तो एज एन अधिवक्ता मेरा इनरोलमेंट हो चुका राज्य की बार काउंसिल के अंदर। और हमारी बार काउंसिल कौन सी है दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। उसी का एग्जाम्पल लेके मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हुआ चलूँगा। ठीक है, इसमें देखो दोस्तों, यहाँ पर आपकी इनरोलमेंट डेट होती है और यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर होता है। अब इस पी का मतलब क्या है दोस्तों, वो समझा देता हूँ। अब आपको ये जो नंबर दिया गया है दोस्तों, आपको इसके लिए 2 साल का टाइम पीरियड दिया गया है कि आपको ऑल इंडिया बार एग्जाम देना है। और ऑल इंडिया बार एग्जाम को दोस्तों आपको 2 साल के अंदर क्वालिफाई करना है। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करोगे, जो आप एडवोकेसी कर रहे हो, वकालत कर रहे हो, उससे आपको रोका जा सकता है। लेकिन मैं अभी बताना चाहूँगा कि जिन कैंडिडेट का एआईबी 2 साल के अंदर क्वालिफाई हो जाता है उसके लिए क्या होता है। जैसे दोस्तों 2023 में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, अगले ही साल 2024 में मैंने ऑल इंडिया बार एग्जाम 18 दिया और ऑल इंडिया बार एग्जाम 18 मेरा क्वालिफाई हो गया। और इसमें बस यहाँ पर क्या लिखा आता है, पास आता है, यानी कि रिजल्ट स्टेटस क्या आता है, पास आता है। क्योंकि दोस्तों हम सभी को पता है कि जो ऑल इंडिया बार एग्जाम है दोस्तों, उसमें पासिंग परसेंटेज फिक्स है। जो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट है उसको पास होने के लिए 45% चाहिए। और जो भी कैंडिडेट एससी, एसटी और डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप हो सकता है कोई भी व्यक्ति, तो इस प्रकार के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पासिंग परसेंटेज 40% है। तो अगर आप उसमें कितना भी स्कोर करते हो, आप 70 नंबर लाते हो, 80 लाते हो, 90 लाते हो, तो उसमें आपके मार्क्स शो नहीं होते, केवल आपका स्टेटस शो होगा कि आप फेल हैं या फिर पास हैं। तो जैसे ही एआईबी 18 का रिजल्ट आया तो मेरा ये क्वालिफाई हो गया। और क्वालिफाई होने के बाद में दोस्तों आप देख सकते हो, जो पहले नंबर ये वाला मिला था मुझे राज्य की बार काउंसिल के द्वारा, अब इसमें से पी गायब हो चुका। आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाला। इसमें जैसे मैं जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ, इसमें आप देख सकते हो यूपी 08306/23, यानी कि जो 23 में रजिस्ट्रेशन हुआ था उसने ऑल इंडिया बार एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। अब ये क्या हो गया दोस्तों, परमानेंट नंबर बन गया मेरा। ठीक है, अब ये टेम्परेरी नंबर नहीं रहा, यानी कि जो पहले मुझे प्रोविजनल रूप में नंबर दिया गया था अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, परमानेंट में हो गया। क्योंकि नेक्स्ट ईयर ही मैंने क्या कर लिया, ऑल इंडिया बार एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया। इतनी बात समझ आ गई आपके। तो जिन भी कैंडिडेट का अगर ऑल इंडिया बार एग्जाम विद इन 2 ईयर हो जाता है तो आपको अब प्रमाणिक तौर पर एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सीओपी बोल देते हैं शॉर्ट में। तो आपको सीओपी दिया जाता है, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है सभी बार काउंसिल को। जैसे हमारी बार काउंसिल कौन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश है। तो इसके माध्यम से मुझे अब क्या दिया गया, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया गया कि अब आप क्या कर सकते हो, कानून की प्रैक्टिस कर सकते हो कोर्ट्स के अंदर। बिना सीओपी के आप कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आ गया। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको स्टेट बार काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है। देन उसके बाद ऑल इंडिया बार एग्जाम क्वालिफाई हो गया तो उसके बाद आप क्या करोगे, सीओपी के लिए अप्लाई करोगे। ये सीक्वेंस समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं।
ठीक है, अब यहाँ तक समझ लेने के बाद मैं समझाता हूँ आपको। अब दोस्तों बात करते हैं कि जिन भी कैंडिडेट का ऑल इंडिया बार एग्जाम 2 साल के अंदर क्वालिफाई नहीं हुआ, उनको क्या करना है। उनको राज्य की बार काउंसिल के अंदर ये जो नंबर दिया गया था टेम्परेरी रूप से, जिसको हम प्रोविजनल बोल रहे हैं, तो दोस्तों ये तो रहेगा आपका सेम एज इट इज। अगर आपने 2 साल की जगह आपने सपोज करो 3 साल, 4 साल, 5 साल में क्वालिफाई करा, तो आपको नंबर तो मिलेगा परमानेंट बाद में यही। आपका राज्य की बार काउंसिल के अंदर से ये रजिस्ट्रेशन नंबर खत्म नहीं होगा, लेकिन आपको 2 साल के बाद में ऐसा होगा कि आपको प्रैक्टिस करने से रोका जा सकता है। यानी कि आप वकालतनामा नहीं लगा सकते अपना, या फिर आप किसी भी केस के अंदर जाकर पैरवी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की कुछ अड़चनें आपके सामने आ सकती हैं अगर आपने 2 साल के अंदर ऑल इंडिया बार एग्जाम क्वालिफाई नहीं करा। क्योंकि दोस्तों ऑल इंडिया बार एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद में ही आपको क्या दिया जाएगा, COP दिया जाएगा। और ऐसा कहाँ पर लिखा गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको घबराना नहीं है। आप सपोज करो 2 साल के अंदर नहीं दे पाए, 3 साल, 4 साल, 5 साल में जब भी दे पाओगे, जब भी इसको क्वालिफाई करोगे, तो आपको नंबर यही मिलेगा। बस आपके नंबर में से क्या हो जाएगा, फिर ये इस तरीके से P गायब हो जाएगा और आपका UP और 1 2 3 4 5 जो भी होगा, 25 26 27 जो भी होगा ईयर, इस तरीके से आपको आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा। और इस बात की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो देखो अभी जो हमारी राज्य की बार काउंसिल है दोस्तों, उसने कुछ आवश्यक निर्देश और शुल्क विवरण से रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशन निकाली थी। जैसे ही आप इसमें कॉलम नंबर 9 पढ़ोगे कि 2 वर्ष में किसी भी कैंडिडेट के द्वारा अगर ऑल इंडिया बार एग्जाम उत्तीर्ण कर लिया जाता है, पास कर लिया जाता है, तो उसको स्थायी पंजीकरण प्रदान कर दिया जाएगा। यानी कि जिन कैंडिडेट ने ऑल इंडिया बार एग्जाम पास कर लिया, उनको स्थायी पंजीकरण प्रदान कर दिया जाएगा। अन्यथा की स्थिति कैसी, कि जिसने ऑल इंडिया बार एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करा, तो ऐसे में होगा क्या, देश प्रदेश के जितने भी कोर्ट्स हैं उन सभी में सूचना को भेजा जाएगा कि ये जो कैंडिडेट है इसका अस्थायी पंजीकरण समाप्त हो चुका है। यानी कि जो इसको टेम्परेरी रूप से बार काउंसिल ने जो नंबर दिया था वो क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। इस कैंडिडेट को स्थायी पंजीकरण प्रदान नहीं किया गया है। तो ऐसे कैंडिडेट को आप क्या करिए, अधिवक्ता को व्यवसाय करने से रोक दीजिए, क्योंकि वो अधिवक्ता व्यवसाय करने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि उसने ऑल इंडिया बार एग्जाम क्वालिफाई नहीं करा और उसका अस्थायी पंजीकरण समाप्त हो चुका है। तो ऐसी गाइडलाइन उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की साइड से निकाली गई है। ठीक है, और इसमें 10th नंबर पर लिखा है कि जब आपको स्थायी प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जाम जब आप क्वालिफाई कर लोगे, इसके बाद आप क्या करोगे, COP का आवेदन कर सकते हो। और उसमें थोड़ा बहुत शुल्क लगता है, हमारे यहाँ पर 250 लगते हैं। स्टेट के हिसाब से अलग अलग है, देख लेना अपने स्टेट का जो भी होगा। और इस COP को किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए भी मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाई है कि आपको COP का फॉर्म किस तरीके से भरना है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपके यहाँ तक ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें होंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका 2 साल के अंदर ऑल इंडिया बार एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, आपका नंबर तो यही रहेगा। यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है, वो सेम रहेगा। चाहे आप 2 की जगह 3 साल में करो, 4 साल में करो, 5 साल में करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको प्रैक्टिस करने से रोका जा सकता है। आप किसी भी केस में पैरवी नहीं कर सकते, उससे आपको रोका जा सकता है। ये इस प्रकार की सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका होगा वो रहेगा वही, लेकिन वो आपको जो टेम्परेरी 2 साल के लिए प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया था उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये आपको फिर कब दिया जाएगा, जब आप ऑल इंडिया बार एग्जाम क्वालिफाई कर दोगे, फिर से आपको यही नंबर दे दिया जाएगा कि लो भाई, अब ये आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो अब आपका परमानेंट अर्थात स्थायी हो चुका है। अब आप खुलकर भारत के किसी भी अदालत में जाकर प्रैक्टिस करो। आपको जो भी सुटेबल लगेगी अपने राज्य के हिसाब से, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स जो भी हैं, आप वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन ऑलवेज आपका यही रहेगा। अब इसमें जनरली देखो क्या होता है, जब आप ऑल इंडिया बार एग्जाम सपोज करो 2 साल के अंदर नहीं कर पाए, तो आप जब फॉर्म भरोगे ना इसका ऑल इंडिया बार एग्जाम का, तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने 2 साल के अंदर इसको क्वालिफाई किया है या नहीं। या फिर वहाँ पर पूछा जाता है कि आपका कौन सा अटेम्प्ट है, 4th है, 5th है, 6th है, 7th है। इस प्रकार से आपको वहाँ पर बस ये डिटेल फिल करनी है।
ऐसे ही जब आप COP के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पर भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। जैसे ये आपके सामने COP अर्थात सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए फॉर्म है, इसको किस तरीके से भरना है ये सारी बातें मैंने डिटेल में समझाई है। और इसमें जैसे ही आप 11 नंबर का रूल देखोगे तो यहाँ पर लिखा गया है, इफ़ यू हैव नॉट पास्ड AIB विद इन 2 ईयर ऑफ योर एनरोलमेंट वेदर यू हैव लेफ्ट प्रैक्टिस एंड इन्फॉर्म योर बार एसोसिएशन एंड स्टेट बार काउंसिल। तो यहाँ पर सिंपली बस आपसे पूछा जाता है कि आपने 2 साल के अंदर क्वालिफाई किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो उसकी डिटेल दे दीजिए कि हाँ भाई मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, इस वजह से नहीं कर पाया, या फिर मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में सेकंड अटैम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। तो इस तरीके की कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपसे पूछी जाती है। और इस फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है इसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको भी जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। तो ये थी ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस जिनका कैंडिडेट्स को अपना खतरा हो रहा था कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, या क्या सिचुएशन उसके साथ में रहेगी, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। अब कुछ कैंडिडेट दोस्तों ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर लिया, लेकिन उन्होंने अभी तक स्टेट बार काउंसिल के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो वो क्या है दोस्तों, इस प्रकार से स्टूडेंट हो सकते हैं। कोई स्टूडेंट्स कोई तो इस बार ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ किया गया है, या तो वो अपने फाइनल ईयर में होगा, मतलब फाइनल सेमेस्टर में होगा, या फिर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने LLB की परीक्षा तो पास कर ली, उसने अपनी डिग्री नहीं ली, या फिर राज्य की बार काउंसिल के अंदर अपना एनरोलमेंट नहीं कराया। ठीक है, तो ऐसा कैंडिडेट हो सकता है वो। तो सबसे पहले भाई आपको ध्यान रखना चाहिए, आप क्या हो, अभी एक वकील हो, लॉयर हो, आप एडवोकेट नहीं हो। ठीक है, तो वकील साहब आप सबसे पहले क्या करिए, राज्य की बार काउंसिल के अंदर अपना क्या कराइए, इनरोलमेंट कराइए। फिर आप क्या बनोगे, वकील से एडवोकेट बनोगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास में क्या नहीं है, अभी राज्य की बार काउंसिल के द्वारा दिया गया इनरोलमेंट नंबर नहीं है। तो जब आपके पास में इनरोलमेंट नंबर नहीं है तो आपके रजिस्ट्रेशन पर तो कोई खतरा है ही नहीं, आपके इनरोलमेंट नंबर पर तो कोई खतरा है ही नहीं, क्योंकि आपके पास तो कोई नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्टेट बार काउंसिल के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। राज्य की बार काउंसिल के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको ये वाला फॉर्म फिल करना होता है। इसके लिए भी मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाई है, आप उसको भी जाकर देख सकते हो। स्टेप वाइज स्टेप समझाया कि भाई यहाँ पर ये चीज़ लिखनी है, यहाँ पर ये लिखनी है। वो इसीलिए समझाई है कि आप कोई भी मिस्टेक ना कर सके और अपना रजिस्ट्रेशन पहले अटैम्प्ट में प्राप्त कर सकें। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक होती है, डॉक्यूमेंट भेजने में या फिर फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक होती है, तो आपका रजिस्ट्रेशन कुछ समय के लिए डिले हो सकता है, क्योंकि आपसे वो दोबारा से सारी इन्फॉर्मेशन पूछेंगे। जब इन्फॉर्मेशन आपसे कलेक्ट कर लेंगे सही तरीके से, अच्छे तरीके से, तभी आपका रजिस्ट्रेशन आपको दिया जाएगा। तो ये था इस वीडियो का एंड, जिसमें हमने जाना कि अगर आप 2 साल के अंदर ऑल इंडिया बार एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आपके रजिस्ट्रेशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपका दोस्तों रजिस्ट्रेशन तो रहेगा एज इट इज़, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने से या फिर पैरवी करने से रोका जा सकता है। जैसे ही आप ऑल इंडिया बार एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो आपको जो प्रोविजनल दिया गया था वही आपका क्या बन जाएगा, परमानेंट नंबर बन जाएगा, नंबर वही रहेगा। बस इतनी बेसिक सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।